दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भारत में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला पत्रकार कौन थी। आपसे पूछा है कि भारत में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला पत्रकार कौन थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता आनंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गीता आनंद भारतीय मूल की पहली महिला पत्रकार थी जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने यह पुरस्कार 2003 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में अपने लेख के लिए जीता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है येन जो है कहाँ की मुद्रा। आपसे पूछा येन जो है कहाँ की मुद्रा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देखते हैं आपका राइट आंसर क्या जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान की मुद्रा का जो नाम है वह येन है। येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है जिसका प्रतीक जो होता है ऐसे होता है, और मुद्रा कोड जो है JPY है। क्या है मुद्रा कोड? तो JPY यहाँ की इसके मुद्रा की कोड है, या दुनिया की प्रमुख रिजर्व मुद्राओं में से एक है। जापान का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जापान का केंद्रीय बैंक जो है बैंक ऑफ जापान है। बाकी ऑप्शन दिया मालदीव, तो मालदीव की मुद्रा का नाम जो है मालदीवन रुपया है। बाली की बात करें तो बाली की रुपया का नाम बाली है, और इंडोनेशिया का यह द्वीप है, यहाँ की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। ध्यान रखिए बाली जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है, यहाँ की मुद्रा जो है इंडोनेशियन रुपया है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा का जो नाम है वह वान है। वान दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। आपसे पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता नहीं की थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन 1937, इन तीनों की अध्यक्षता जो की है वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। परंतु रामगढ़ अधिवेशन 1940 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन से। कौन सा अधिवेशन था? तो यह 53वां अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। कौन किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता। बाकी लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1936 के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे, और फैजपुर अधिवेशन 1937 के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, और रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्ष जो रहे वो अबुल कलाम आजाद रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। उन्होंने जीवों के नामकरण और वर्गीकरण के लिए द्विनाम पद्धति विकसित की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। आपसे पूछा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा था वो सिराजुद्दौला ने लड़ा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में के बीच हुआ। युद्ध में नवाब की हार हुई क्योंकि उनके सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात कर दिया और अंग्रेजों से मिल गया। यह युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नियंत्रण रखकर रास्ता मिल गया, जो आगे चलकर पूरे भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह भारत की राष्ट्रीय अकादमी है जो साहित्य के संवर्धन, प्रकाशन और पुरस्कार देने का कार्य करती है। इसका मुख्यालय
जो है नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी हर वर्ष 24 भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है प्रसिद्ध गोल गुंबद। गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर यानी कि वर्तमान विजयपुर में स्थित है। या बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 1665 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आपसे पूछा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार जो है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है या जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट याद रखिएगा, पूछ लेता है। को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इस घटना में जनरल डायर ने बैसाखी के दिन निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। यह घटना रॉलेट एक्ट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल था 1916 से 1921 तक। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और तीव्रता दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपति की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति महादेव यानी कि शिव के एक रूप की पूजा करते थे। खुदाई में मिली मोहरों पर 3 मुख वाले सिंह युक्त योगासन में बैठे पुरुष की आकृतियां मिली, जिसे पशुपति शिव का रूप माना जाता है। वह माता देवी, मातृ देवी, वृक्ष, जानवर और प्रकृति की शक्तियों की भी पूजा करते थे। इनके धार्मिक मान्यताओं में प्रजनन शक्ति और उर्वरता का विशेष महत्व था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। आपसे पूछा कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो एम राय। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एम एन राय हो जाएगा। एम एन रॉय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। एम एन रॉय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को आधिकारिक रूप से अपनाया। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस संविधान सभा गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा। तो संविधान निर्माण में कुल समय जो लगा वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है। आपसे पूछा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का मतलब क्या है। तो NIU का मतलब जो है वो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट एक हार्डवेयर डिवाइस है या मॉड्यूलर है जो नेटवर्क और ऐड डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर राउटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इसका प्रयोग डाटा ट्रांसमिशन, सिग्नल कन्वर्जन और नेटवर्क कनेक्शन को सक्षम करने के लिए किया जाता है। या लैन, वैन, टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। आपसे पूछा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर किया गया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया। मुख्य उद्देश्य जो इसका था वह था देश को स्वच्छ बनाना, खुले में शौच को समाप्त करना और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व विक्रय को क्या कहा जाता है या विक्रय को किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री या इंटरनेट, मोबाइल ऐप या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि से।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। आपसे पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 लेन 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की योजना है। इस परियोजना का शुभारंभ 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। कुल लंबाई लगभग 5,846 किलोमीटर और यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP का हिस्सा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी, जो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। NSE की प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 है। यह भारत में पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ थे, तो यह लंदन में आयोजित हुए थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महान कवित्री भी थी। महात्मा गांधी के साथ भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का हिस्सा थी। उन्हें भरत कोकिला भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। आपसे पूछा है कि किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जिस राज्य का क्षेत्रफल का नाम है वह है गोवा। गोवा सबसे छोटा है, सबसे छोटा जो है गोवा है। और सबसे बड़ा क्या हो जाता है, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे बड़ा जो है राजस्थान है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। गोवा के बाद जो है सिक्किम दूसरे नंबर पर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। गोवा जो है वह पुर्तगाली शासन से 1961 में भारत का हिस्सा बना था। 1983 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला इसे। इसकी राजधानी जो है पणजी है और सबसे बड़ा शहर जो है वास्को दा गामा यहाँ का प्रसिद्ध सबसे बड़ा शहर और प्रसिद्ध शहर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। आपसे पूछा है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बाय नामक परमाणु बम गिराया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ और यह मानव इतिहास में पहली बार था जब परमाणु हथियार का उपयोग युद्ध में किया गया था। बाकी ऑप्शन में दिया 9 अगस्त 1945, तो अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम फैट मैन गिराया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है OECD का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि OECD का मुख्यालय कहाँ है। तो OECD का फुल फॉर्म जान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में कहें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1961 में हुई थी। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। और इसमें जो सदस्य देश हैं वर्तमान में इसमें सदस्य देश 38 है। इसका उद्देश्य है आर्थिक प्रगति, व्यापार, शिक्षा, पर्यावरण और वैश्विक विकास को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। आपसे पूछा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें UPSC की, तो UPSC एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। सर रॉस बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह अनुच्छेद कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।
तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आपसे पूछा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार जो है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।